हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से चैनल पे। और आज हम कक्षा 7वीं के विज्ञान के बुक का अध्याय नंबर 2 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में पोषण का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं और उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं और कौन से दांत का क्या कार्य होता है। तो हम फिर से एक बार ये टॉपिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं उनके कार्य और बनावट के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार क्या था बच्चों, हमारा कृतक यानी कि इंसीजर, जिसका कार्य काटने का कार्य होता है। और 2 नंबर पे था बच्चों हमारे द्रदनक यानी कि कैनाइनर, जिसका कार्य होता है फाड़ने का। अग्र का चवर्णक प्रीमोलर यानी जिसका कार्य होता है पीसने और चबाने का कार्य। चवर्णक यानी कि मोलर का कार्य पीसने और चबाने का कार्य होता है, ठीक है। तो हमने कुछ नोट भी पढ़ा था कि हमारे दांतों की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इनेमल कहते हैं, ये मनुष्य शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं तथा कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है। मैंने बताया था कि कैरोटीन प्रोटीन के कारण हमारे दांतों पे जो चमक पाई जाती है वो मिलती है, ठीक है। कैरोटीन प्रोटीन हमारे बालों पे भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में भी शाइनिंग सी बनी रहती है। अब हम आगे पढ़ेंगे, इतना तो हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है कि हमारे मुँह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है जिनसे लार स्रावित होता है, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है तो आप बताओगे कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जिनसे लार का स्राव होता है, ठीक है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि लार किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है तो आप ये बता सकते हो कि लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है, जिससे इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, लार का निर्माण होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे लिखा गया है बच्चों हमारे नोट्स में कि भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइमों या एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम अपने भोजन को, मान लो कोई मनुष्य भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे मुख में ग्रहण करता है और उसे फिजिकल ग्राइंडिंग द्वारा क्या करता है, पीसता है, चॉविंग करता है और अपने दांतों के द्वारा से सहायता से चबाता है। और उस चबाते टाइम ही हमारे भोजन में क्या है, लार की मात्रा मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना हो जाता है और हम उसे आसानी से निगल जाते हैं। आप बिना चबाए किसी भी भोजन को नहीं निगल पाते हो, क्यों? क्योंकि उसमें लार नहीं मिला होता है। आप एक बार कोशिश करके भी देख सकते हो, लेकिन ये आपसे नहीं होगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों अभी कि भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है। और आगे क्या लिखा है, जो मंड यानी कि स्टार्च को शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल की विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो पाचन में हर एक अंग का अलग अलग कार्य होता है। किसी का कार्य होता है किसी चीज़ का स्राव करना, किसी का जैसे हमारे दांतों का कार्य होगा भोजन को पीसना फिजिकल ग्राइंडिंग द्वारा, और उसके बाद में फिर हमारे अमाशय में क्या होता है, केमिकल ग्राइंडिंग होता है, जिस भोजन को हम अपने दांतों से पीस कर ग्रहण करते हैं उसका एक बार फिर से अमाशय में क्या होता है बच्चों, केमिकल ग्राइंडिंग यानी कि रासायनिक विधि द्वारा उसे पीसा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जीव। देखिए बच्चों, जीव भले पाचन तंत्र या फिर आहार नाल का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन को खाने में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, ठीक है। तो अब हम जीव के बारे में, अपने टंग के बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा गया है। यह मुख गुहा के तल में पीछे की ओर जुड़ा हुआ एक पेशीय अंग यानी कि मस्कुलर ऑर्गन है। यह सामने से मुक्त है और भोजन के साथ लार को मिलाने, भोजन को निगलने, बात करते या बोलते और स्वाद कलिकाओं की मदद से मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा भोजन चखने में मदद करता है। बच्चों, अगर हमारे मुख में जीभ ना हो तो क्या आप बोल पाएंगे? नहीं। क्या आप किसी चीज़ का स्वाद ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे जीभ में जो
हमारे जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती है उन्हीं की मदद से क्या हम लोग कोई चीज़ खट्टा है उसका अनुमान लगा पाते हैं, नमकीन है उसका अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है, तो जीभ की सहायता से बच्चों क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ के टेस्ट का, स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बुक में दिखाने जा रही हूँ कि जीभ का डायग्राम किस प्रकार से दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जीभ के बारे में बताने के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे पहले तो सबसे पहले डायग्राम दिया गया है कि हमारे जीभ का डायग्राम किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ पे स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, और उससे जुड़ा क्या दिया गया है बच्चों, एक क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी दी गई है जिसे आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या लिखा गया है बच्चों कि 4 गिलास कटोरी लीजिए। ठीक है, एक में चीनी, दूसरे में नमक का घोल बनाइए, तीसरे में आधे नींबू का रस तथा चौथे में नीम की पत्तियों का करेले का रस लीजिए। ठीक है, प्रत्येक पात्र में एक एक सीख डालिए। अब आप अपने किसी मित्र की आंख पर पट्टी बांधकर उसे अपने जीभ बाहर निकालने के लिए कहिए। बारी बारी से प्रत्येक विलयन को 1-2 बूंद सीख की सहायता से जीभ के भिन्न भिन्न हिस्सों में डालिए। अब आपका मित्र इस स्थिति में होगा कि वह बता सके कि जीभ के किस भाग में उसे मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वेपन का अनुभव हुआ। प्राप्त अनुभवों के अनुसार जीभ के विभिन्न भागों से जुड़े स्वाद कलिकाओं का स्थान भी निर्धारित कीजिए। देखिए बच्चों, आप जैसे किसी खट्टे चीज़ को खाते हो तो उसका एहसास आपको हो जाता है, किसी कड़वे चीज़ को खाते हो तो आप कैसे कहते हो, छी ये कड़वा है, यानी कि कड़वे चीज़ का भी एहसास हो जाता है। जब कोई आप बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सा, डिलीशियस सा कोई डिश खाते हो तभी उसका एहसास हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीभ में हर एक जगह पे वो कलिकाएं मौजूद होती हैं जिनसे क्या होता है, हमारे स्वाद का पता लगता है कि हमने कब क्या खाया है और क्या नहीं खाया। आंखों पे पट्टी बंधे होने के बावजूद भी ये बच्चा जो है वो बता सकता है कि उसे कब किसने क्या खिलाया। ठीक है, ये कड़वेपन का, इसे देखिए, मान लो अगर इसे हम करेला का कुछ रस जैसा कुछ खिलाते हैं तो इसे कड़वेपन का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि जीभ में स्वाद कलिकाएं उपस्थित है और ये आसानी से पता लगा सकती है कि किस प्रकार से कौन सा भोजन हमारे मुंह में आया है और उसका स्वाद क्या है। तो आप ये फटाक से बता दोगे कि हाँ, जो अभी अभी आपने हमारे मुँह में डाला वो क्या थी बच्चों, कड़वी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्रियाकलाप को बिल्कुल आसानी से करके देख सकते हो अपने घर पे। आप 2 मित्र हो जाइएगा और उसके बाद में किसी एक की आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा। आप यही नहीं बल्कि आप और भी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी हो गया, हल्दी का स्वाद भी आ जाएगा, मिर्च हो गया, मिर्च का भी स्वाद आपको आ जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ों का स्वाद आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जीभ पे स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे नोट्स में क्या लिखा गया है। देखिए बच्चों, आगे हमारे नोट्स में लिखा गया है कि जो मनुष्य का जो जीभ जो होता है वो लाल ग्रंथियों का स्राव करती है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक क्या है, भोजन नली यानी कि फूड पाइप। हमने अन्य अंगों के बारे में पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं भोजन नली यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चों कि भोजन नली लंबी पतली मंसाल संरचनाएं होती है जो मुख गुहिका को अमाशय से जोड़ती है। ठीक है, हमने इसका डायग्राम भी देखा है, मैं एक बार फिर से आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ कि भोजन नली यानी कि फूड पाइप का डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बुक में किस प्रकार से आपको फूड पाइप का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा मुख गुहिका जहाँ पे फिजिकल ग्राइंडिंग होती है, भौतिक विधि से भोजन को क्या किया जाता है, पीसा जाता है अपने दांतों के द्वारा। और मुख गुहिका के बाद दूसरी संरचना है ग्रसिका। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाई गई है भोजन नली। इसी नली के माध्यम से जब हम भोजन को निगलते हैं तो इसी नली के माध्यम से होकर भोजन हमारा अमाशय में जाता है। अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत से मलाशय, और मलाशय से रेक्टम या फिर मल द्वार द्वारा क्या होता है, बाहर निष्कासित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चित्र में क्या दिखाया गया बच्चों, फूड पाइप यानी कि भोजन नली दिखाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे नोट्स में क्या दिया गया है। बच्चों, ये जो नोट्स है ना, ये बुक का ही छोटा सा रूप है। ठीक है, आप बुक में इतना चैप्टर को रीडिंग करोगे तो उसमें भी आपको वही जानकारियाँ प्राप्त होंगी जितना आपको इस नोट्स से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अब हम आगे नोट्स को पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो आगे लिखा गया है बच्चों की ग्रस नली की मांसपेशियों में संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय तक चला जाता है। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारा फूड पाइप है।
यहाँ पे देखिए ये हमारा फूड पाइप है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा फूड पाइप है यानी कि भोजन नली है। ठीक है, हमने यहाँ से भोजन को ग्रहण किया, भोजन हमारे यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ से भोजन संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन आगे की ओर खसकता रहता है। अब देखिए ये भोजन अगर खसक के यहाँ पे आया तो क्या होगा, यहाँ की जो संरचना है फूड पाइप की वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पिचक जाएगा और फिर जहाँ पे भोजन होगा वहाँ पे फूल जाएगा। फिर मान लीजिए भोजन थोड़ा और नीचे घिसका तो क्या होगा, फिर यहाँ पे भोजन चला और फिर नीचे घिसका तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फिर ये संरचना क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी और फिर जहाँ पे भोजन आके रुका वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फिर जहाँ पे भोजन आके रुका वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से वो स्थान फूल जाएगा। इस तरह से क्या होता है बच्चों, हमारे फूड पाइप में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसकी सहायता से भोजन को हम आमाशय या फिर अन्य अंगों तक पहुँचा पाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से भोजन का संकुचन होता है, जिससे कि हम भोजन को निगल पाते हैं आसानी से। अब हम आगे देखते हैं कि आगे नोट्स में क्या लिखा गया है कि हमारी सांस नली जो नाक से हवा को हमारे फेफड़ों तक ले जाती है, ठीक है, और भोजन नली एक दूसरे के बगल में चलती रहती है और हवा और भोजन गले में एक ही रास्ता साझा करते हैं। देखिए बच्चों, मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जो हमारी भोजन नली होती है और जो हमारी श्वास नली यानी कि विंड पाइप और फूड पाइप जो होता है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बगल में उपस्थित रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फूड पाइप उपस्थित है तो इसी से बिल्कुल लगे पड़े क्या, विंड पाइप भी उपस्थित है। ठीक है, ये दोनों एक जगह पे ही स्थित होते हैं और एक रास्ते से क्या, हमने जो भोजन को ग्रहण किया वो जाता है और एक रास्ते से क्या जाता है बच्चों, हमने जो श्वास लिया और जो वायु अंदर गया वो जाता है। ठीक है, दोनों एक ही माध्यम से अंदर जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। देखिए बच्चों, आगे क्या बताया गया है कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो एक फ्लैप जैसा या फिर वाल्व श्वास नली के मार्ग को बंद कर देता है और भोजन को भोजन नली में ले जाता है। ठीक है बच्चों, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। देखिए बच्चों, ये हमारा डायग्राम है। तो मैंने क्या बताया, एक वॉल्व जैसी संरचना होती है, जिससे क्या होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा जो विंड पाइप यानी कि वायु नाल होता है वो बंद हो जाता है और जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस लेने जो ऑक्सीजन जो जाता है हमारे शरीर में वो अपने रास्ते से जाता है और भोजन अपने रास्ते से जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वॉल्व जैसी संरचनाएं होती हैं जो एक ढक्कन की तरह कार्य करती है, ढक्कन की भांति क्या करती है बच्चों, कार्य करती है। ठीक है, जो क्या करती है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या करती है, बंद हो जाती है और विंड पाइप को क्या करती है बच्चों, ढक देती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि विंड पाइप में भोजन नहीं जाता है। नहीं तो अगर ये संरचना नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों, हमारा फूड पाइप और विंड पाइप एक में ही हो जाएगा। लेकिन इस संरचना की वजह से जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है वो अलग अलग दिखता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो आई होप कि आप इस डायग्राम से अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि फूड पाइप और विंड पाइप कैसे अलग एक ही स्थान पर होकर एक दूसरे के बगल में मौजूद होकर कैसे अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, लेकिन अगर हम खाना खाते समय हंसते या बात करते हैं या सांस लेने की नली खुली रहती है और भोजन का कण सांस की नली में प्रवेश कर जाता है और हमें हिचकी, खांसी या दम घुटने का अनुभव होता है, जो बार बार गिल्पिंग साउंड की विशेषता है और खांसने से सांस की नली की रुकावट दूर हो जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, जब भी आपको क्यों कहा जाता है कि आप मुंह बंद करके खाओ, बात मत करो खाते समय, क्यों? अब आज उसका रीज़न आप जान चुके होंगे। क्यों? क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप यानी कि भोजन नली और वायु नली दोनों एक दूसरे के बगल में उपस्थित होती है। अब आप थोड़ा सा भी खाते समय बात करते हो तो क्या है बच्चों,
आपका विंड पाइप का जो वॉल्व जैसी संरचना है वो क्या होगा, खुल जाएगा। अगर तो मान लीजिए आपके विंड पाइप में थोड़ा सा भोजन का कण चला जाएगा तो आपको क्या होता है, खांसी आती है, हिचकी आती है, कभी कभी भोजन भी अटक जाता है बच्चों, तो फिर पानी पीकर कैसे कैसे करके आप उसे निगलते हो। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अगर आप खाते समय बात करते हो, तो इसलिए अब आपको खाते समय भी बात बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्यों आप इसका रीज़न यहाँ से पढ़ के जान चुके होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। चबाया हुआ भोजन जो मुंह से अन्न प्रणाली यानी कि इसोफेगस में प्रवेश करता है और अमाशय में चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों बोलस किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि चबाया हुआ भोजन जो मुंह से इसोफेगस में प्रवेश करता है और अमाशय तक चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बोलस। और इसी बोलस को देखो, ये बच्चों जो बोलस जो होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो जब निगलते हैं ग्रहण करके, तो वो क्या है, एक बॉल जैसा संरचना की तरह बन जाता है, ठीक है। और किस प्रकार से मैंने बताया कि हमारे फूड पाइप में क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, खाना खिसकता है। तो जो गोल जैसी संरचनाएं खिसकती है ना बच्चों, उसे क्या कहते हैं, हम बोलस कहते हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि बोलस किसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। कभी कभी भोजन हमारे पेट द्वारा स्वांगीकार नहीं किया जाता है और उल्टी के कारण बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि भोजन विपरीत दिशा में चला जाता है, यानी पेट से मुंह तक अन्न प्रणाली में एंटी पेरिस्टैटिक गति हो जाती है, ठीक है बच्चों। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आपने कुछ खाया और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आपको क्या होती है बच्चों, उल्टी आने लगती है, वोमिटिंग होती है। तो वो क्या होता है बच्चों, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वो कार्य हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटी लगती है तो क्या, कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए ये पेन है, मैंने इसे फेंका तो ये कहाँ गया, नीचे गया, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी क्या करती है बच्चों, किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। लेकिन जब यही प्रक्रिया एंटीपोरेस्टैटिक हो जाए तो क्या है बच्चों, भोजन नीचे की निकलने, मल द्वार से निकलने की जगह क्या होगा, हमारे मुख से ही दोबारा निकाल दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीपेरिस्टैटिक गति या फिर मोशन आप बोल सकते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे अमाशय यानी कि स्टमक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टमक का कार्य किस प्रकार से होता है, यह किस प्रकार से भोजन को पचाने में हमारा सहायता करता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट बच्चों क्या दिया गया है कि भोजन को अमाशय में 3 घंटे तक मथने की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं अपने मुख द्वारा, वो भोजन नली से होते हुए बच्चों कहाँ जाती है, अमाशय में जाती है। अमाशय यानी कि स्टमक में जाती है। स्टमक में हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन दोबारा से एक बार पिसता है, किसके द्वारा, बायोकेमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधि के द्वारा, ठीक है। रासायनिक विधि के द्वारा पिसता है, तो ये कितने घंटों तक पिसता है बच्चों, 3 घंटों तक पिसता है। इस चीज़ को आपको याद करना है कि जब कोई मनुष्य भोजन को ग्रहण करता है तो भोजन फूड नली यानी कि भोजन नली से होते हुए अमाशय में जाती है और अमाशय में 3 घंटों तक इसे मथा जाता है मतलब बच्चों इसे मिलाया जाता है एक दूसरे में, ठीक है। और क्या किया जाता है, 3 घंटों के बाद ये प्रक्रिया पूरी होती है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है कि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और अमाशय यानी कि स्टमक में अर्ध पोस्ट के रूप में उपस्थित होता है। आप इस चीज़ को बच्चों महसूस कर सकते हैं, जब अर्ध ठोस यानी कि उसमें थोड़ा सा लिक्विड की मात्रा हो या फिर और उसमें थोड़ा सा मतलब ठोस पदार्थ भी हो। जैसे कि आपने बच्चों क्ले देखा है, क्ले वो कैसा रहता है, अर्ध ठोस। अगर आप उसे दबाओ तो वो क्या होता है बच्चों, आप उसे जिस शेप में करोगे तो वो उस शेप का हो जाता है। उसी प्रकार से ये पचा हुआ भोजन भी होता है, ये पचा हुआ भोजन भी क्ले की तरह ही अर्ध ठोस के रूप में उपस्थित होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया बच्चों। क्ले के उदाहरण से आप अर्ध ठोस पेस्ट को एकदम आसानी से समझ सकते हो कि जिस प्रकार से क्ले होता है ना बच्चों, उसी प्रकार से अर्ध ठोस पेस्ट भी होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है हमारे में। तो आगे लिखा गया है बच्चों की म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग बच्चों HCl द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे कि HCl ही क्यों कहा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन एंजाइम या रस पेट की अंतः परत या फिर अमाशय की अंतः परत को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रक्रिया से बचाते हैं। बच्चों यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना बच्चों, इसमें नाम क्या आ रहा है बच्चों, अम्ल क्या होता है बच्चों, एसिड के बारे में तो आप सुने ही होंगे।
एसिड यानी बच्चों तेजाब। तेजाब आप मान लो किसी भी चीज़ पे तेजाब, थोड़ा सा भी तेजाब अगर हमारे स्किन पे पड़ता है तो वो क्या करता है, हमारी स्किन को पूरी तरह से खदार देता है। लेकिन हमारे पेट में भोजन के पाचन के लिए यही तेजाब यानी कि यही अम्ल उपस्थित होता है। लेकिन इस अम्ल से बचाव के लिए म्यूकस क्या करता है, एंजाइम या अमाशय की अंतःपरत को HCl की क्रिया से बचाते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है बच्चों। तो आप यहाँ पे अमाशय के बारे में जो 3 टॉपिक्स जो लिखे गए हैं ये आप जान चुके होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा गया है कि म्यूकस का कार्य अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बचाना है। म्यूकस बच्चों, आप म्यूकस को महसूस कर सकते हो। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बचाना होता है। अब मान लो बच्चों, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सीधा से अपना कार्य करने लगे तो वो क्या करता है, चूंकि अम्ल है तो तेजाब जैसा कार्य करेगा। ठीक है, तो तेजाब बच्चों, तेजाब का कार्य क्या होता है, तेजाब अगर गलती से भी हमारे किसी भी स्किन के पार्ट पे पड़ जाता है तो वो क्या करता है, उतनी देर दूर को पूरा तरह से जला देता है। आपने फिल्मों या फिर कहीं और भी देखा होगा कि किस प्रकार से तेजाब का इस्तेमाल लोग करते हैं किसी चीज़ को जलाने के लिए। या फिर आप देखते होंगे कि किसी के शरीर पे फेंक दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसका शरीर पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन वही अम्ल हमारे पेट में उपस्थित है, लेकिन हमारा पेट नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि म्यूकस उसे बचाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, म्यूकस उसे बचाने का कार्य कर रहा है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि म्यूकस का कार्य क्या होता है, तो म्यूकस का कार्य अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बचाना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है बच्चों की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव पेट या फिर अमाशय आप बोल सकते हो, अमाशय स्टमक के अंदर माध्यम को अम्लीय बनाना होता है। देखिए बच्चों, हमारे भोजन के पाचन के लिए ना एक विशेष प्रकार का माध्यम बनना जरूरी है। वो माध्यम क्या होता है बच्चों, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में क्या होता है बच्चों, भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। अगर आपको भोजन का पाचन करना है तो आपके पेट में अम्लीय माध्यम बनना ही चाहिए। अगर ये अम्लीय माध्यम नहीं बनता है तो आपका भोजन का पाचन भी नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव पेट यानी कि अमाशय के अंदर के माध्यम को अम्लीय बनाना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, अमाशय के अंदर के माध्यम को क्या करना, अम्लीय करना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ों के फंक्शन को, कार्य को पढ़ा है। एक म्यूकस का कार्य, म्यूकस का कार्य क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की रक्षा करना। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, भोजन के पाचन के लिए एक निश्चित माध्यम यानी कि अम्लीय माध्यम बना देना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। यह भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है और अमाशय में प्रोटीन के पाचन में भी मदद करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो अमाशय से छोटी आंत में जाता है उसे हम लोग काइम कहते हैं। तो बच्चों देखिए, 2 चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ा, एक बोलस, ठीक है, और बोलस के बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, काइम। तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, छोटी आंत का नाम छोटा है, ठीक है, लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं। ठीक है, इसकी लंबाई भी बड़ी है। बड़ी आंत की अपेक्षा, आप बोलोगे दीदी बड़ी आंत, तो बड़ी आंत और छोटी आंत, अगर आपसे कोई भी नॉर्मली पूछे बिना पढ़े कि बच्चों बताओ कि बड़ी आंत बड़ी है कि छोटी आंत बड़ी है, तो आप बोलोगे कि जो जिसमें बड़ा वर्ड लग रहा है वही तो बड़ा होगा। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पे छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर ये लंबी होती है। लेकिन बड़ी आंत क्या है बच्चों, वो छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है। चौड़ाई समझते हो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये किसी भी चीज़ की लंबाई हो गई और ये किसी भी चीज़ की चौड़ाई हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि छोटी आंत के बारे में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है जिसमें यकृत, अग्न्याशय तथा इसकी दीवारों का स्राव प्राप्त होता है। तो बच्चों, छोटी आंत में किन किन चीज़ों का स्राव प्राप्त होता है, तो 3 चीज़ों का स्राव। कौन कौन सा बच्चों, यकृत, अग्न्याशय, लीवर, पैनक्रियास और इसकी दीवारों का स्राव। ठीक है, यानी कि छोटी आंत की जो भित्ति होती है उसका स्राव भी छोटी आंत में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि इन तीनों चीज़ों का स्राव किस प्रकार से क्या कार्य करता है। क्योंकि ये चीज़ जो चीज़ सिक्रेट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई तो कार्य जरूर होगा हमारे भोजन के पाचन में। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो यकृत यानी कि लीवर से प्राप्त स्राव हमारा टॉपिक है। हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत। लीवर को आप बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिने और
स्थित है होती है और पीत रस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है और पीत रस के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों, यहाँ पे बुक से रिलेटेड, बुक में जितना भी टॉपिक दिया गया है उतना मैंने आपको नोट्स में लिखा है छोटे रूप में, ताकि आपको याद करने में, आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अग्न्याशय से प्राप्त स्राव कौन कौन से होते हैं। तो अग्न्याशय क्या है बच्चों? हल्के भूरे रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्न्याशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देते हैं। तो अब हमने दो चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे छोटी आंत क्या कर रही है बच्चों? छोटी आंत क्या कर रही है? छोटी आंत तीन चीज़ों का स्राव कर रही है। कौन कौन सा? यकृत, अग्न्याशय और इसकी दीवारों, यानी इन तीनों चीज़ों का स्राव कहाँ पे मिलता है? छोटी आंत में मिलता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि लीवर, यकृत का स्राव क्या होता है और अग्न्याशय का स्राव क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। यहाँ तक हमारा नोट्स कंप्लीट है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे बताया गया है कि छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। ये टॉपिक है हमारा कि छोटी आंत की दीवारों से कौन कौन से स्राव प्राप्त होते हैं। तो पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। छोटी आंत की दीवारें यानी कि छोटी आंत की भित्ति भी कह सकते हो, मेम्ब्रेन, से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि छोटी आंत से जो स्राव होता है, छोटी आंत की दीवारों के द्वारा जो स्राव होता है, उसका कार्य क्या होता है, तो आप ये लाइन आसानी से बता सकते हो कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया। आगे हमारा टॉपिक है बच्चों की छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण। ठीक है, अवशोषण यानी बच्चों अब्जॉर्प्शन, किसी चीज को सूखना। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हो किसी चीज को कैसे सूखा जा रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे छोटी आंत में किस प्रकार से अवशोषण होता है। इसे यहाँ पे दिया गया है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति यानी दीवार से होती है। आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम यानी कि विलाई कहते हैं। ये कैसी संरचना होती है बच्चों? दीर्घरोम एक उंगलीनुमा संरचना यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ कि बुक में किस प्रकार से दीर्घरोम की संरचना दी गई है। अभी हम लोग दीर्घरोम के कार्य को भी पढ़ेंगे कि दीर्घरोम का कार्य क्या क्या होता है। तब तक मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से चित्र दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए छोटी आंत में जो उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, उंगलीनुमा जो उभार पाए जाते हैं, उसका चित्र यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। आपको ये दिख रहा है ना बच्चों? देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये छोटी आंत, ये क्या है बच्चों? ये छोटी आंत की अंतःपरत यानी कि भीतर अंदर का स्तर है। ठीक है, और इस स्तर के ऊपर क्या है? इस प्रकार से कुछ उंगली जैसे उभार दिख रहे हैं हमें। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं विलाई। विलाई इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर आप कह सकते हो। ठीक है, इस विलाई का भी कार्य होता है और इसका भी कार्य हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे रसांकुल यानी कि दीर्घरोम को दर्शाया गया है चित्र में। ये हमारी छोटी आंत का अंतःपरत है और उसमें क्या है बच्चों? दीर्घरोम यानी कि उंगली जैसे उभार आपको दिख रहे हैं, जिसे आप क्या कहोगे बच्चों? विलाई यानी कि दीर्घरोम या फिर रसांकुल आप क्या कहोगे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे किस प्रकार से दिया गया है बच्चों। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से बुक में टॉपिक दिया गया है, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर कराते जा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप एक नोट्स से, सिर्फ अपने नोट्स से ही पूरी बुक के पूरे लाइन बाय लाइन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि किस प्रकार से दिया गया है। हर चीज़ों को आपके लिए नोट्स में ऐड किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उसे और ज़्यादा सिंपल वर्ड में तोड़ के बताया जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में और बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो और आपको और ज़्यादा आसानी हो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया था कि दीर्घरोम का भी कार्य होता है। देखिए, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, तो उंगलीनुमा जो संरचना होती है छोटी आंत की अंतःपरत में, तो इसका कार्य क्या होता है? आप इसके कार्य को क्या बताओगे? कि इसका कार्य होता है तल क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल यानी कि सतह को बढ़ा देना। अब हम आगे पढ़ते हैं बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में
कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि छोटी आंत लिखा है तो छोटी आंत छोटी है, नहीं बच्चों, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है बड़ी आंत की अपेक्षा, लेकिन बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ाई में बड़ी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बड़ी आंत कहा जाता है। मैं अभी आपको बड़ी आंत का भी डायग्राम दिखा रही हूँ कि बड़ी आंत को किस प्रकार से बुक में दिखाया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे बुक में अच्छे से नहीं दिखाया गया है, इसलिए मैं आपको नोट्स में अभी दिखा रही हूँ। नोट्स में हमने सुंदर सा डायग्राम बना रखा है। मुझे आशा है कि आपने भी पिछले लेक्चर को देखते हुए इस डायग्राम को बनाया होगा। जरूर आपको बच्चों ये ज़रूर से याद करके एकदम बना ही लेना है। देखिए बच्चों, ये जो मैंने पिंक पिंक दिखाया है ना बच्चों, इसे क्या है बोलते हैं बच्चों हम लोग, बड़ी आंत। ये जो मैंने येलो येलो दिखाया है, कुछ पतले पतले संरचनाएं हैं, इसे हम बोलेंगे छोटी आंत। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से छोटी आंत चौड़ाई में बड़ी आंत की अपेक्षा क्या है, छोटी है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, छोटी आंत। लेकिन बड़ी आंत क्या है बच्चों, छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ाई में बड़ी है, लेकिन छोटी आंत लंबाई में बड़ी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आप इस चित्र से, आप इस डायग्राम से अच्छे से देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया हमारे नोट्स में। देखिए बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं कि बड़ी आंत की लंबाई क्या है, इसका क्या कार्य होता है। चूंकि कोई अंग है जो पाचन तंत्र में है, तो इसका भी कोई ना कोई कार्य है जो हमारे भोजन के पाचन में मदद कर रहा है। तो हम पढ़ते हैं आगे कि बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। तो हमने बच्चों छोटी आंत की लंबाई कितनी पढ़ी थी बच्चों, 6 से 7 मीटर लंबी, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, 1.5 मीटर। ठीक है, लेकिन चौड़ाई में ये क्या है, बड़ी होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है बड़ी आंत के बारे में। तो लिखा गया है कि इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, तो 1.5 मीटर, और इसका कार्य क्या है, तो इसके द्वारा क्या होता है बच्चों, अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। यह हमारे बड़ी आंत का कार्य है। ठीक है, देखिए बच्चों, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे समाप्त हो जाता है, छोटी आंत में ही समाप्त होता है। भोजन का पूर्ण पाचन बच्चों छोटी आंत में ही समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि घास। देखिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो अब हम आगे देखिए बुक से देखते हैं कि बुक में क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे कुछ आपको ORS के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी कि जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसे किस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया होती है जिसे आप भी बना सकते हो, और आपने कहीं ना कहीं मम्मी द्वारा बनाने पर इसे पिया भी होगा। तो हम पढ़ते हैं कि जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS का घोल किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा गया है कि भोजन तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन कभी कभी आंतरिक संक्रमण भोजन के पदार्थों एवं जल की विषाक्तता या अपचन के कारण हम बार बार पतले जलीय मल के निष्कासन के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, लूज मोशंस आप में से सभी बच्चों को कभी ना कभी ये चीज़ हुआ ही होगा, जरूर हुआ होगा। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे इस स्थिति का शिकार अक्सर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब क्या खाना चाहिए, कौन सा चीज़ क्या कार्य कर रहा है, कौन सा चीज़ पौष्टिक होता है, किसे खाना चाहिए नहीं पता होता है, इसलिए इस चीज़ यानी कि लूज मोशन का शिकार ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ों में भी ये शिकायत देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है बुक में। इस प्रकार स्थिति को दस्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, दस्त के कारण शरीर के अधिक मात्रा में जल और लवण की कमी हो जाती है। क्योंकि बच्चों आप पतले मल का निष्कासन कर रहे हैं, तो इसे क्या हो रहा है बच्चों, जल और लवण की कमी हो जा रही है। कभी कभी यह स्थिति घातक हो जाती है, कभी कभी ये चीज़ इतना बढ़ जाता है बच्चों कि आपके शरीर में पूरी तरह से कमजोरी हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हो, बिस्तर पकड़ लेते हो। तो इसी के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS के घोल से हम लोग इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया है, ये यहाँ पे बोतल दिया गया है कि 1 लीटर उबला हुआ जल प्लस 2 चम्मच चीनी प्लस चुटकी भर नमक। ऐसी स्थिति में उबले जल को ठंडा करके उसमें चुटकी भर नमक और चीनी का घोल बनाकर प्रभावित व्यक्ति को बार बार देना चाहिए। ठीक है,
ये चीज़ आप ज़रूर पीते होंगे। नींबू पानी तो आपने सभी ने पिया होगा। आप क्या करना है बच्चों, ORS का घोल बनाते टाइम क्या करना है, 1 लीटर उबला हुआ जल लेना है, ठीक है। 2 चम्मच आपको चीनी लेनी है और एक चुटकी भर उसमें क्या करना है बच्चों, नमक ऐड कर देना है। और इन सबको आप मिलाकर जो घोल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ORS का घोल यानी कि जीवन रक्षक घोल कहते हैं। इसे जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह अतिशीघ्र चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। आपको ये ORS का घोल तो पीना ही पीना है। देखिए बच्चों, आप छोटे हो, आप इस चीज़ यानी कि दस्त का शिकार बार बार होते होंगे, ठीक है, क्योंकि आप छोटे हो, क्या खाना चाहिए ये आपको समझ नहीं है अभी। तो आप कुछ भी जैसे बाजार का ही कुछ खा लिए, तला पका चीज़, या फिर घर पे ही कुछ एक्स्ट्रा खा लिए, ठीक है, जिससे आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। तो क्या होता है बच्चों, इस स्थिति में दस्त जैसी चीज़ों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको क्या करनी है बच्चों, इस ORS के घोल को बनाकर पीना है। आपके घर पे भी अगर किसी को हो रहा है तो आप अपने घर पे भी बना के दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने इस जीवन रक्षक घोल के बारे में पढ़ लिया है। और इस ORS के घोल के साथ साथ आपको चिकित्सक का भी सलाह लेना चाहिए अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है तो। लेकिन काफ़ी हद तक इस ORS यानी कि जीवन रक्षक घोल की सहायता से ही क्या होता है बच्चों, ये दस्त जैसी चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इस चीज़ का फुल फॉर्म आप याद कर सकते हो, इजी है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे नोट्स में क्या लिखा गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे बुक में क्या दिया गया है। अब आपको यहाँ पे टॉपिक मिलेगा, आप जब बुक पढ़ोगे तो, कि घास चरने वाले जंतु। यहाँ पे आपको दिखाया गया। अच्छा बच्चों बताइए कि क्या हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या घास खाते हैं? नहीं। तो घास कौन खाता है? गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या करते हैं बच्चों, घास को खाते हैं, घास को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनमें किस प्रकार से पाचन होता है, इनमें किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया चलती है। तो इसे भी हम अपने नोट्स से ही पढ़ेंगे क्योंकि बुक में भी दिया गया है, लेकिन आप बुक को भी रीडिंग करना है बच्चों। ये नहीं कि आपको बुक नहीं पढ़ना है, बुक को भी पढ़ना है और साथ में अपने नोट्स को भी पढ़ना है। नोट्स में क्या है बच्चों, इसी बुक का छोटा सा पार्ट आपको नोट्स में लिख के दिया जा चुका है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है हमारे। तो देखिए बच्चों, हमारे नोट्स में लिखा गया है, टॉपिक क्या है बच्चों, घास चरने वाले जंतु और पाचन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चों कि हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे कि भैंस, गाय, बकरी। आप में से बहुत से बच्चों के घर में भी ये जानवर देखने को, पालतू जानवर देखने को मिलते होंगे। क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से देखने को मिल जाती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आपने घास चरने वाले जंतु जैसे कि गाय, भैंस आदि को देखा ही होगा। तो घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, घास में देखिए हमें हमारे भोजन से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। न्यूट्रिएंट में भी बच्चों हमें जो चीज़ हम खाते हैं जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट में क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से घास चरने वाले जो पशु होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी आदि, उन्हें क्या मिलता है, घास में क्या होता है, सेलुलोज प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। प्रचुर यानी भर भर के उसमें सेलुलोज उपस्थित होता है घास में, ठीक है। और सेलुलोज एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए बच्चों, हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो हर एक भोजन में अलग अलग चीज़ मिलते हैं। जैसे आपने बादाम खाया तो उससे क्या मिलता है, वसा मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारे आप फल खाओगे तो उससे क्या मिलेगा, फल और हरी सब्जियां खाओगे तो उसमें विटामिन मिलेगा। इसी प्रकार से सेलुलोज क्या है बच्चों, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है कि घास का पाचन हम मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका भी रीज़न है जो हम आगे नोट्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि घास का पाचन क्या हम मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे नोट्स में और क्या क्या दिया गया है। आप बुक को भी जरूर से रीडिंग करना बच्चों। देखिए बच्चों, घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा बताइए, क्या हम ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या इससे मिलता जुलता है? नहीं। आपका आंसर क्या आएगा? नहीं, इससे मिलता जुलता हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है कि घास खाने वाले जानवर और हम मनुष्य का
पाचन तंत्र क्या है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, घास खाने वाले जंतु क्या कर रहे हैं बच्चों, वो मांस को नहीं खाते हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या है, सर्वाहारी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दोनों चीज़ों पर ही निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार इसलिए क्या है, हमारा भोजन को पचाने के लिए जो पाचन तंत्र है उसकी भी संरचना अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे नोट्स में क्या दिया गया है। तो घास चरने वाले जंतुओं का आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे बच्चों कि घास चरने वाले जंतुओं का आमाशय एक विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चों कि पहला भाग जो सबसे बड़ा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रूमेन कहते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रूमेन किसी से कहा जाता है। तो घास चरने वाले जानवरों में जो पहला भाग होता है वो सबसे बड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों, रूमेन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है कि निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जुगाल या फिर कड़ कहते हैं। बच्चों आपने गायों और भैंसों को बिल्कुल आसानी से देखा होगा कि वो किस प्रकार से जब वो भोजन नहीं भी खाती होती हैं तो क्या करती रहती हैं, अपने मुख को चलाती रहती है। तो वो उस टाइम क्या कर रही है, ये नहीं कहना कि भैंसिया ब्रश कर रही है, ये नहीं कहना आपको, ये आपको कहना है क्या, गाय क्या कर रही है, गाय भोजन को जुगाल कर रही है और जुगाल की मदद से क्या कर रही है, भोजन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पीसती है वो। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है कि घास चरने वाले जंतु निगले हुए भोजन खाने को ये पुनः मुख में लाकर चबाते हैं। ठीक है, ये भोजन नहीं खा रहे होते हैं तब भी ये अपना मुंह क्या करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जुगाली या फिर पागुर कहते हैं। आप इस चीज़ को देखते होंगे कि किस प्रकार से कोई गाय भैंस बैठे हुए रहती है, भोजन को नहीं भी खाती है तब भी क्या करती है बच्चों, अपने मुख को चलाती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ खा रही है, वो सच में कुछ खा रही होती है। वो अपने भोजन को जो निगल रही होती है, वो निगले हुए भोजन को क्या करते हैं, पुनः अपने मुंह में लाकर दोबारा उसका जुगाड़, उसका पगड़ी करती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है कि सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रूमेन में होते हैं। इसलिए तो बच्चों हम मनुष्य द्वारा क्या घास का पाचन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि घास के पाचन के लिए ये जो रूमेन है वो बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है। और इस रूमेन में क्या होता है, कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो इस घास यानी कि घास में जो सेलुलोज पाया जाता है उसके पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन हमारे पाचन तंत्र में आपने कहीं भी पढ़ा कि रूमेन जैसी कोई संरचना आपने पढ़ा नहीं। आपने मुख गुहा पढ़ा, आपने आमाशय पढ़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार सब पढ़ा, लेकिन रूमेन जैसी संरचना आपने नहीं पढ़ा। इसी संरचना की अनुपस्थिति के कारण क्या है, हम मनुष्य द्वारा सेलुलोज का पाचन नहीं किया जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है कि आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहां से बड़ी आंत में आ जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं बच्चों, अंधनाल कहते हैं। अंधनाल यानी कि सीकम कहते हैं। अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं जो घास चरने वाले जानवरों में क्या करते हैं, सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। अब हम बच्चों आगे पढ़ते हैं। आपने बच्चों इस जीव को कार्टून्स में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, किसी बच्चे ने रियल्स में भी देखा होगा इस चीज़ को। देखिए बच्चों, तो ये क्या चीज़ है, अमीबा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा। हमने देखिए बहुकोशिकीय जीवों के बारे में तो अध्ययन कर लिया। हम ह्यूमन बींग्स क्या है बच्चों, बहुकोशीय यानी कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हमें कार्य करने के लिए अलग अलग अंग उपस्थित है, अंग तंत्र उपस्थित है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा जीव जो कि क्या है, एक कोशिकीय है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको डायग्राम बताया गया है किस प्रकार से अमीबा में पाचन हो रहा है। हम इस चीज़ को पूरा पढ़ लेंगे ना बच्चों, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम क्या है। तो देखिए बच्चों, अमीबा में पोषण, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है हमारे नोट्स में कि अमीबा एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है बच्चों, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपसे कोई भी पूछे कि अमीबा कैसा जीव है तो आप क्या बताओगे, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जीव है। तथा इसमें भोजन, अंतर्ग्रहण और पाचन का जो तरीका होता है वो हम मनुष्य या फिर घास चरने वाले जीवों के प्रति बिल्कुल अनुकूल होता है, यानी कि बिल्कुल अलग होता है। हम पढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार से पाचन होता है। यहाँ पे आपको अमीबा में पोषण, इसके बारे में भी पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली यानी कि
सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर द्रव्य भरा रहता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियाँ यानी बच्चों खाली स्थान, यहाँ पे ब्रैकेट में घेर के लिखा गया है कि धानियाँ यानी क्या होता है, खाली स्थान होती है। अमीबा की विशेषता है कि लगातार अपनी आकार और आकृति को बदलता रहता है। अमीबा क्या है बच्चों, एक ढीला ढाला सा जीव है, ठीक है। अगर आप उसे अपने हाथ में लेते हो तो वो इस प्रकार से लटक जाता है, ठीक है, किसी प्रकार से गिर जाता है। वो जमीन पर रखोगे तो वो फ्लैट हो जाता है। ये अपना आकार स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पदार्थ यानी कि कृत्रिम पाँव यानी कि स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडो का अर्थ है बच्चों नकली, ठीक है। स्यूडो अर्थात बच्चों नकली समझ लो आप, यानी कि कृत्रिम पाँव, ठीक है। ये पाँव तो होगा लेकिन चलने का कार्य नहीं करेगा, ये चलने का कार्य बच्चों बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसका कार्य होता है, देखिए बच्चों, ये अमीबा ये हमारी तरह चल नहीं सकते, ये पाँव है लेकिन क्या है, कृत्रिम पाँव इसे मान लिया गया है। ये अमीबा को गति, देखिए बच्चों, अमीबा हमारी तरह से दौड़ने नहीं लगता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे गति करता है, धीरे धीरे खिसकता है, ठीक है। ये अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में क्या करते हैं बच्चों, सहायक होते हैं, मदद करते हैं। अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। जब यह भोजन के संपर्क में आता है तो भोजन इसके आसपास होता है, यह अपने पदार्थों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। दोनों विकसित पदार्थ आपस में मिलकर एक ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए बच्चों, आपने जो टॉपिक जो पढ़ लिया है, तो टॉपिक पढ़ने के बाद क्या है, हमारा जो डायग्राम है वो हमें क्या है, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से अमीबा में पोषण हो रहा है, अमीबा अपने भोजन को किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे कोई बैक्टीरिया या फिर कोई जीव है जिसे क्या करता है बच्चों, ये अमीबा है, ये अमीबा का डायग्राम आपको बताया गया है। देखिए ये किस प्रकार से अपने आकृतियों को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। देखिए यहाँ पे अलग आकृति है, यहाँ पे ये अलग आकृति में है, यहाँ पे अलग आकृति में है, यहाँ पे भी अलग आकृति में दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई भी भोजन जब अमीबा के पास आता है तो अमीबा क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, अपने कृत्रिम पाँव यानी कि स्यूडोपोडिया से क्या करता है, धीरे धीरे उस भोजन की ओर बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे उस भोजन की ओर बढ़ता है। और कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है हमें। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये भोजन के और पास आ गया अमीबा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भोजन से दूर है अमीबा और यहाँ पे भोजन के और पास आ गया अमीबा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये अमीबा धीरे धीरे इस भोजन को क्या करेगा, अपने अंदर ग्रहण करेगा। यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है बच्चों, भोजन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका भोजन आ गया। देखिए, अब भोजन को अपने पास लेने के बाद क्या करेगा, इसे एंगल्फ कर लेगा या इसे निगल लेगा, अपने अंदर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी भी ये भोजन बाहर है, धीरे धीरे ये क्या करेगा, इधर से अपने आकार को चेंज करेगा, इधर से कुछ इस प्रकार से, इधर से कुछ इस प्रकार से अपने आकार को चेंज करेगा, यहाँ से अपने आकार को चेंज करेगा और एक गोल संरचना से क्या करेगा, धीरे धीरे करके भोजन को अपने अंदर क्या करेगा, एंगल्फ कर लेगा। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये भोजन जिसने अमीबा ने पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अमीबा का भोजन यहाँ पे बताया गया है, ये इसके क्या है बच्चों, पदार्थ है, जिसको क्या कर रहा है, जिसको अमीबा विकसित करके, धीरे धीरे विकसित करके भोजन को ग्रहण कर रहा है। तो अब हमने इस डायग्राम को भी अच्छे तरीके से समझ लिया है कि क्या बताया गया है इस डायग्राम के द्वारा। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है हमारे नोट्स में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे दिया गया है कि भोजन इस प्रकार से बने खाद्यान्नी में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है, ठीक है। खाद्यान्नी को बच्चों हम लोग इंग्लिश में फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। खाद्यान्नी यानी कि फूड वैक्यूल में ही पाचन रसों का स्राव होता है, जो क्या करते हैं, अमीबा के भोजन को पचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि भोजन का पाचन अमीबा में किस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, बुक के जितने भी अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद में हमने क्या क्या सीखा ये पढ़ेंगे। और इस अध्याय में हमें नए वर्ड क्या क्या मिले हैं, इन चीज़ों को आप लिख लेना है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले ये वर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आपने कहीं ना कहीं इस वर्ड में, इस पूरे अध्याय में कहीं ना कहीं इसे पढ़ा होगा, ठीक है। आपको ये कुछ नए शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात, इसे आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता रही हूँ। देखिए बच्चों, क्या है, रदनक यानी कि केनाइन, रूमेन को हम लोग इंग्लिश में भी रूमेन ही कहते हैं। अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर,
जुगाल यानी कि कड। रूमिनेंट को हम लोग इंग्लिश में भी रूमिनेंट ही कहते हैं। सेलुलोज को हम लोग इंग्लिश में सेलुलोज ही कहते हैं। अमीबा को हम लोग अमीबा ही कहते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो होती है ना बच्चों, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसे आपको याद कर लेना है। आमाशय यानी कि स्टमक, मंड यानी कि स्टार्च, रत्नक केनाइन, अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास, पादाब यानी कि स्यूडोपोडिया। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चों? इसे स्यूडोपोडिया, इसे प्यूसोपोडिया नहीं पढ़ना बच्चों, स्यूडोपोडिया पढ़ना। पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और पीत रस यानी कि बाइल जूस। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। यकृत जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। चवर्णक यानी कि मोलर। लाल ग्रंथि सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है। अमीनो अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? अमीनो एसिड। ग्रसिका को क्या कहेंगे? फूड पाइप। खाद्यान्नी को फूड वैक्यूल। मुख गुहिका को क्या कहेंगे बच्चों? बगल कैविटी। म्यूकस या फिर श्लेष्मा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? म्यूकस। वसा अम्ल को क्या कहेंगे? फैटी एसिड के बाद है कृतंक यानी कि इंसीजर के बाद हम क्या लिखा गया है? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद ORS यानी कि जीवन रक्षक घोल के बारे में बताया गया है। जीवन रक्षक घोल का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, आप ORS के फुल फॉर्म को भी याद करना है, और ये जो वर्ड है इसे अपने बुक से या फिर इस वीडियो से देखकर अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखने को मिला है। देखिए बच्चों, अध्याय के अंतिम पेज में क्या देता है? जब हमारा अध्याय समाप्त हो जाता है तो अंतिम पेज में हमने क्या क्या सीखा पूरे चैप्टर में ये दिया हुआ रहता है। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि पोषण सभी जंतुओं का अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, देखिए बच्चों, पोषण से क्या होता है? पोषण से मानव अपने शरीर में या फिर कोई भी अन्य जंतु जिसे पोषण की आवश्यकता होती है, अन्य जंतु भी हो, जीव प्राणी, हर किसी को क्या है बच्चों? पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की सहायता से क्या होता है बच्चों? मानव अपने शरीर को क्या करता है? कार्यरत बनाता है, और क्या करता है बच्चों? अपने विकास वृद्धि करता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। जंतुओं के पोषण में पोषण की अनिवार्यता, भोजन अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। मनुष्य में पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल और स्राव ग्रंथियां होती है। आहार नाल में मुख्य गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा शामिल है। तो ये तो मैंने आपको नोट्स में याद करवा दिया था कि आहार नाल में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, और यही नहीं बच्चों, जितना भी हमने सीखा मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको करके दिया गया है, ये सब कहीं ना कहीं आपने याद कर ही लिया होगा। ठीक है, आपने समझ लिया है इन सभी चीज़ों को। तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया बच्चों की पाचक रस मुख्यतः लाल ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। स्वांगीकरण, निष्कासन, ये सब हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से स्वांगीकरण किसे कहते हैं, निष्कासन किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया अपने नोट्स से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, ये आपने डायग्राम को देखते हुए, नोट्स को पढ़ते हुए भी समझ लिया है। मंड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। मंड का पाचन कहाँ से बच्चों? मुख से ही आरंभ हो जाता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, जिसमें यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग, जिसका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रूमिनेंट में भंडारित करते हैं। चूँकि हमने पढ़ा कि रूमेन क्या होता है बच्चों? जो घास चरने वाले जंतु होते हैं, जैसे कि गाय भैंस, ये इनका सबसे बड़ा भाग होता है पाचन तंत्र का। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। हमने सीखा लिखा गया यहाँ पे कि कुछ समय बाद निगले भोजन को पुनः मुख से लाकर चबाते हुए जुगाल करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे बच्चों आगे लिखा गया है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाब की सहायता से होता है। पादाब यानी बच्चों स्यूडोपोडिया, वही नकली पाव जिसे आपने अभी भी पढ़ा है।
अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्न यानी कि फूड वैक्यूल में होता है। तो बच्चों ये जो जितना भी पॉइंट दिया गया है हमने सीखा में, ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझा दिया गया है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अपने पाठ्य के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नोत्तर के तरफ। मैंने इन सभी प्रश्नों को अपने बुक कॉपी में भी ऐड किया है, यानी कि अपने नोट्स में भी ऐड किया है। आपको भी ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं और इसे पढ़ते रहना है, समझते रहना है और याद करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे अभ्यास का सबसे पहला नंबर क्या कहता है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, यानी कि यकृत है। दूसरा क्या है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस का स्राव होती है जो भोजन पर क्रिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन तीनों चीज़ों को मैंने भर दिया है। आप भी ब्लू पेन ब्लैक पेन यूज़ कीजिए, अच्छी आपका नोट्स इससे क्या होगा बच्चों, सुंदर दिखेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। देखिए बच्चों आगे यहाँ पे लिखा गया है, डी नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा क्या है बच्चों, निष्कासन है। अंतग्रहण का भी हमने पढ़ लिया है, पाचन किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन ये सब हमने पढ़ लिया है कि किसका क्या किस प्रकार से किसका डिफिनीशन है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ई नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। तो अमीबा अपने भोजन को खाद्यान्न यानी कि फूड वैक्यूल की सहायता से क्या करता है बच्चों, ग्रहण करता है। अब देखिए हमारे अभ्यास का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बताया, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाना है, आपको राइट का चिन्ह लगाना है, ठीक है। मैंने आपको आंसर करके दे दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कि कुतरने में सहायक करने वाला दांत कौन सा है। ऑप्शन ए है कृतनक, ऑप्शन बी है रत्नक, ऑप्शन सी है अग्रचवर्णक और ऑप्शन डी है चवर्णक। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए यानी कि कृतनक। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि लार मंड स्टार्च को बदलता है किस चीज में, ए ऑप्शन है माल्टोज में, बी ऑप्शन है ग्लूकोज में, सी ऑप्शन है सेलुलोज में और डी ऑप्शन है लैक्टोज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा बी नंबर यानी कि ग्लूकोज में बदलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है बच्चों कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी अग्नाशय से, ऑप्शन सी अमाशय से, ऑप्शन डी क्या है बच्चों छोटी आंत से। तो इसका स्राव कहाँ से होता है, यकृत यानी कि लीवर से। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों की वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है अमाशय, ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय और ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है छोटी आंत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, बड़ी आंत। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है बच्चों कि जल का अवशोषण मुख्य होता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है ग्रसिका में, ऑप्शन बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में और ऑप्शन डी है अमाशय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर यानी कि बड़ी आंत में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस अध्याय का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि सत्य और असत्य कथनों पर चिन्हित कीजिए, यानी आपको बताना है जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसे पढ़कर कि कौन सा कथन सत्य है तथा कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो बताइए बच्चों क्या ये कथन सत्य है। तो हाँ ये कथन क्या है बच्चों, सत्य है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सत्य है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये कथन भी क्या है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। आगे क्या लिखा गया है, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। तो ये बच्चों गलत है, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है, जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो हाँ बच्चों इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ड यानी कि पगड़ी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये कथन भी क्या है, सत्य है। छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होता है। तो ये कथन भी क्या है बच्चों, सत्य है। अब हम पढ़ते हैं कि अपने पाठ्य में आगे की और कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है हमारे अध्याय का कि कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी के कथनों से कीजिए। यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया है, आप इसे यहाँ से मिला लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, पीत, लार ग्रंथि और लार यानी कि पित्ताशय। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चों।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आहार नाल से किस भागों द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, यानी आपको यहाँ पे कार्य दिया गया है जिसे बताना है कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन किससे होता है बच्चों, तो मुख्य गुहिका के द्वारा होता है। जीवाणु का नष्ट होना ये हमारे उदर में होता है। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है बच्चों, छोटी आंत में। मल का निकास बड़ी आंत से होकर मल द्वार से होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि 6 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों कि सिर्फ केवल एक ही शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पे आपको बच्चों उत्तर को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है बच्चों, तो इनेमल। ये क्या इनेमल क्या होती है बच्चों, दांत की सबसे ऊपरी परत, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या है। पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाले अंगुली जैसी संरचना क्या कहलाती है बच्चों, दीर्घरोम या फिर रसांकुल, जिसे बिलाई कहा जाता है। इसे मैंने आपको बुक में भी दिखाया कि ये किस प्रकार से है। 3 नंबर प्रश्न बच्चों हमसे ये कह रहा है कि अमीबा में भोजन पाचन का स्थान क्या होता है, तो खाद्यान्न यानी कि फूड वैक्यूल होता है। 4 नंबर प्रश्न है बच्चों कि घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन स्थान क्या होता है, तो रूमेन होता है। भोजन के अवयव के उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, स्वांगीकरण कहलाती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इस अध्याय में क्या कह रहा है कि कारण बताना है। आपको दिया गया है कि जो दिया गया है उसका कारण बताना है कि क्यों होता है। तो प्रश्न नंबर है पहला कि क्या पूछ रहे हैं आपसे कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको नोट्स में भी समझा दिया गया है और आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, ठीक है, ये भी आपको बता दिया है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन इस कारण नहीं होता क्योंकि इसके आहार नल में रूमेन उपस्थित नहीं होता है। रूमेन में सेलुलोज को पचित करने वाले जीवाणु होते हैं जिनसे सेलुलोज का पाचन होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारा प्रश्न क्या है। तो देखिए बच्चों, हमारा आगे का क्वेश्चन है बी नंबर, इसके भी कारण बताना है कि अमीबा के खाद्यान्नी यानी कि फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन होता है, तो इसका कारण बताना है क्यों। अमीबा के खाद्यान्नी यानी कि फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन इसलिए होता है क्योंकि उसमें खाद्यान्नी के अतिरिक्त अन्य कोई भी पाचन तंत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है और एक कोशिकीय प्राणी में अंग तंत्र जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ग नंबर क्वेश्चन इस पाठ में क्या दिया गया है कि वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता क्यों। तो बच्चों आपको यहाँ पे कारण बताना है कि क्यों नहीं जाता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे उत्तर मैंने दिया है कि वायु नली यानी कि विंड पाइप में और भोजन नली यानी कि फूड पाइप का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में इस कारण नहीं जाता क्योंकि वायु नली यानी कि विंड पाइप के ऊपर एक मंसाल संरचना जिसे हम लोग वाल्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, यह वाल्व का काम करता है। वाल्व यानी क्या बच्चों, एक ढक्कन जैसा कार्य करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं यह वाल्व वायु नली को ढक देता है, जिसे भोजन वायु नली में नहीं जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या प्रश्न पूछा गया है इस अध्याय में। तो इस अध्याय का 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि छोटी आंत में किन किन ग्रंथियों का स्राव होता है और पाचन में उनकी क्या भूमिका है। तो यहाँ पे उत्तर आपको यहाँ पे देखिए टॉपिक बाय टॉपिक बना के दिया गया है, आपको भी आंसर इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि छोटी आंत में यकृत, लीवर, अग्न्याशय, पेनक्रियास तथा स्वयं इसकी दीवारों का स्राव होता है। तो सबसे पहले हम लीवर के बारे में पढ़ें कि लीवर का कौन सा स्राव होता है, ठीक है। तो लीवर में बताया गया है कि यह पीतरस का स्राव करता है। लीवर क्या करता है बच्चों, पीतरस का स्राव करता है, जो पित्ताशय से संग्रहित होता है। पीतरस वसा के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। देखिए बच्चों, अब आगे क्या है, अग्न्याशय, ठीक है, यानी कि पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है बच्चों, इससे स्रावित अग्न्याशयिक रस यानी कि पेनक्रियोटिक जूस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में तोड़ते हैं। छोटी आंत की दीवारों का स्राव क्या है बच्चों, छोटी आंत की दीवारों का स्राव होता है बच्चों, छोटी आंत में दीवार से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देते हैं। तो यहाँ पे इस अध्याय का प्रश्न नंबर 8 जो है वो भी पूरा होता है। अब हम आगे की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये देखिए बच्चों, यहाँ तक उसका आंसर है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। यहाँ पे आपको यहाँ तक लिख लेना है, ये 8 नंबर का आंसर है। अब हम पढ़ते हैं कि 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। अमीबा में भोजन की प्रक्रिया मानव से भिन्न है क्यों। यह आपसे प्रश्न पूछ
पूछ रहा है कि क्यों अमीबा में पाचन की प्रक्रिया, भोजन की प्रक्रिया मानवों से भिन्न है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तथा इसमें भोजन के पाचन के लिए खाद्यान्न यानी कि फूड वैक्यूल होती है, जिससे पाचक रस निकलता है और भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। लेकिन मनुष्य में क्या है बच्चों, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पूरी संरचना अलग है, अमीबा से बिल्कुल अलग है। तो हम पढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है यहाँ पे। मनुष्य में भोजन का पाचन अमीबा की अपेक्षा बिल्कुल अलग होता है। मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें पाचन की क्रिया के लिए पूरा पाचन तंत्र यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिससे अलग अलग अंगों का कार्य अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 भी यहाँ पे पूरा होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है इस अध्याय में। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उनके कार्य को लिखना है। तो बच्चों, हमें याद हो चुका होगा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? तो कृतक, रत्नक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक। कृतक यानी कि इंसीजर, इंसीजर का कार्य क्या होता है बच्चों? काटने का कार्य इंसीजर का होता है। रत्नक यानी कि केनाइन, केनाइन का कार्य क्या होता है बच्चों? फाड़ने का कार्य होता है। अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, प्रीमोलर का कार्य क्या होता है बच्चों? पीसने और चबाने का कार्य प्रीमोलर का होता है। चवर्णक, चवर्णक यानी कि मोलर, मोलर का कार्य होता है बच्चों पीसने और चबाने का कार्य। ठीक है, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बच्चों, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको इसमें से केवल एक ही आंसर को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि आंत के लेक्टेरेंस का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया गया है अमीनो अम्ल, बी ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज और विटामिन, सी ऑप्शन दिया गया है लैक्टिक अम्ल और डी ऑप्शन दिया गया है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। तो आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, आगे का प्रश्न है कि गैस्ट्रिक पाचक यानी कि गैस्ट्रिक डाइजेशन कुशलतापूर्वक होता है। ऑप्शन ए अम्लीय माध्यम में, ऑप्शन बी क्षारीय माध्यम में, ऑप्शन सी उदासीन माध्यम में और ऑप्शन डी है अत्यधिक क्षारीय माध्यम में। तो बच्चों, ये होता है अम्लीय माध्यम में। ठीक है, आगे का प्रश्न है बच्चों कि मनुष्य किसको पचा नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है कि प्रोटीन को, ऑप्शन बी दिया गया है वसा को, ऑप्शन सी है ग्लूकोज को और ऑप्शन डी है सेलुलोज को। सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा सकता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का पाचन रुमेन में होता है। ठीक है, और रुमेन जो संरचना है वो मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता है। आगे का प्रश्न क्या है बच्चों? मनुष्य के मुंह में कितने प्रीमोलर्स दांत होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर दांतों की संख्या यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी क्या है बच्चों? 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी यानी कि 4। आगे पढ़ते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए है बच्चों मुखगुहिका यानी कि माउथ कैविटी, ऑप्शन बी है हमारा कि भोजन नली, ऑप्शन सी है बच्चों हमारा कि भोजन नली और यहाँ पे दिया गया अमाशय यानी कि स्टमक और ऑप्शन डी है वायु नली यानी कि विंड पाइप। तो कौन सा हमारे पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो विंड पाइप यानी कि वायु नली। और आगे का प्रश्न क्या है बच्चों हमारा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है यकृत लीवर, ऑप्शन बी है लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्न्याशय और ऑप्शन डी है पित्ताशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों की यकृत यानी कि लीवर। आगे का प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, पीत का निर्माण होता है। ऑप्शन ए छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन बी पित्ताशय में, ऑप्शन सी है यकृत यानी कि लीवर में, ऑप्शन डी अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यकृत यानी कि लीवर में। तो इस तरह से ये पूरा अध्याय जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर 2 है आपके साइंस के बुक का, इसे हमने क्या किया बच्चों? अध्याय 2 यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ते रहना है नोट्स को और याद करना है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।